फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑन द सेशन जहां पर आज हम कुछ और क्वेश्चंस को देखने वाले हैं फ्रॉम जनरल साइंस। इससे भी पहले हमने 5 लेक्चर्स को यहाँ पर डिस्कस किया, 5 सेशंस में हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस किया और ये वाला सेशन जो है ये हमारा 6th वीडियो होने वाला है इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, जिनमें हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय। जो एटमॉस्फेयर होती है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज एमिट करता है सन, उनको एब्जॉर्ब कौन करता है? हम सबको पता है ओजोन एक ऐसा लेयर है O3 से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसा लेयर है जो हमें बचाता है किन से? यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से। बेसिकली अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या होंगी, अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगी विद द ह्यूमंस और वी कैन विल राइट हियर ऑर्गेनिजम्स। अगर ये ऑर्गेनिजम्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी उससे क्या हो सकता है बेटा? उससे स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं, स्किन कैंसर्स होते हैं। दैट मीन्स ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ये बहुत ही हार्मफुल होती है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ओजोन एक ऐसा लेयर है जो हमें बचाता है अल्ट्रावायलेट रेज से। करेक्ट, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52, दैट इज हु इज द फादर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, लैंस स्टेनर और एडवर्ड जिनर। एडवर्ड जिनर को हम बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब इसको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी क्यों बोलते हैं बेटा? याद रखना, ये जो एडवर्ड जिनर थे इन्होंने पहली एंटीबॉडी बनाई अगेंस्ट वायरसेस। तो इसको हम बोलते हैं तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? मैक्सिमम होती है। याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जिस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस चीज में, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होने वाली है? मिनिमम होने वाली है। अगर हम डायमंड की बात करेंगे तो इसका जो म्यू है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। दैट मीन्स अगर हम डायमंड की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत ही कम होगी। क्लियर? आफ्टर दैट अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे ना बेटा, वैक्यूम में जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, नो मीडियम। इसमें ना ही कुछ सॉलिड स्टेट में होता है, ना ही लिक्विड होता है, ना ही गैस होता है। ये एक एम्प्टी स्पेस होती है, एम्प्टी स्पेस होती है। अगर हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 0 के इक्वल टू। जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा दैट मींस स्पीड ऑफ लाइट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम इन वैक्यूम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 says the presence of which of the following prevents coagulation of the blood inside the human body। ह्यूमन बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, ब्लड तो कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, अब वो कोगुलेट क्यों नहीं होता है? किसकी प्रेजेंस से वो कोगुलेट नहीं हो पाता है? फैबिरिन, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद रखिएगा, हेपेरिन एक ऐसा कंपोनेंट है जो एंटीकोगुलेंट होता है, कोगुलेंट एक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में, यही प्रेजेंट होता है ब्लड में। दैट्स वाई जो ब्लड होता है वो कोगुलेट नहीं होता है। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा, ये जो हिपेरिन होता है, हिपेरिन जो होता है ये कहां से निकलता है? इट इज सेक्रेटेड बाय लिवर। ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, एसिड रेन इज काज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय। एसिड रेन का कंपोजिशन बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है। एसिड रेन में क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होता है। जहां तक एसिड रेन की बात है ना बेटा, वहां पर क्या क्या होता है? एक तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसको हम बोलते हैं, प्लस इसके साथ होता है नाइट्रस ऑक्साइड NOx में यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि ये डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है, तो उसको मैं यहाँ पर X से रिप्रेजेंट करूंगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये फिर कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इससे बनता है, एंड ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इससे बनता है नाइट्रिक एसिड। तो ये था एसिड रेन वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन द सोलर सेल्स। सोलर सेल्स में किस एलिमेंट को हम यूज करते हैं? सिलिकॉन, सीरियम, एस्टेनाइन, वेनेडियम। यहाँ पर याद रखिएगा, जो सोलर सेल्स होती है ना बेटा, इसमें हम दो एलिमेंट्स को यूज करते हैं। जो एलिमेंट्स हम यहाँ पर यूज करते हैं उसमें आता है सिलिकॉन, प्लस इसके साथ साथ आता है सिल्वर। अब इन दो ही को हम यहाँ पर यूज क्यों करते हैं? याद रखिएगा, दे हैव द मैक्सिमम एबिलिटी, इन दो एलिमेंट्स के पास मैक्सिमम एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब
टू एब्जॉर्ब लाइट। दैट मीन्स ये दो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स है जिनमें कैपेबिलिटी होती है, जिनमें पावर होती है टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। जितनी मैक्सिमम सोलर लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, उतना कन्वर्जन हमारे लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57। Which one of the following is an example of natural acid base indicator? इनमें से कौन सा वाला एग्जाम्पल है किसका, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर का। दैट मीन्स दैट ऑकरिंग, नेचुरल का मतलब होता है दैट ऑकर्स नेचुरली, जो नेचुरली ऑकर करेगा, उन वो एसिड बेस इंडिकेटर इनमें से कौन सा है। मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल पैथलीन, टर्मेरिक और ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा, अगर हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो या तो होगा नेचुरल हमारे पास इंडिकेटर्स होते, या होते हैं हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स। याद रखिएगा, अगर हम नेचुरल की बात करेंगे ना बेटा, तो नेचुरल में हमारे पास कौन कौन आता है, इसमें आता है, एक तो आता है टर्मेरिक, यहां पर मैं लिखूंगा, एक तो आती है टर्मेरिक, और इसके साथ साथ आता है लिटमस। लिटमस, ये दोनों बनाते हैं क्या, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स। वही अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स, इसमें हम लिखते हैं मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल ऑरेंज इसमें आता है, और इसके साथ साथ इसमें आता है फिनॉल, फिनॉल पैथिलीन, पैथिलीन। ठीक है ना, ये दोनों एसिड बेस इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि सिंथेटिक है, जो हम खुद बनाते हैं इन द लेबोरेटरी। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था नेचुरल कौन सा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, दैट्स टर्मेरिक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन? इनमें से कौन सा वाला ऐसा है जो फीमेल सेक्स हार्मोन है? एंड्रोजन। एंड्रोजन की बात करेंगे बेटा, इट्स द ग्रुप ऑफ, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स। मेल सेक्स हार्मोन्स का एक ग्रुप होता है जिनको हम बोलते हैं एंड्रोजन्स। इसके बाद इंसुलिन तो सब में पाया जाता है, ऑक्सीटोसिन सब में पाया जाता है। एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है ये। अब सेक्स हार्मोन्स की फंक्शन क्या होती है, याद रखिएगा, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्सुअल सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन ए ह्यूमन। एक ह्यूमन में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं वो किसकी बदौलत होते हैं, वो होते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द सेक्स हार्मोन्स। तो यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा एस्ट्रोजन। इसके साथ साथ और एक होता है, याद रखिएगा, हालांकि उसको यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो होते हैं ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ। गोल्डन राइस जो है इसमें क्या पाया जाता है, ये रिच किस वाले एलिमेंट में है? याद रखिएगा, गोल्डन राइस क्या होता है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट दिस इज अ बायो इंजीनियर्ड क्रॉप। मैं यहां पर लिखूंगा बायो इंजीनियर्ड क्रॉप। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इसमें पाया जाता है। आप सबको पता होगा जब इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाएगा तो हम सबको पता है ये जो बीटा कैरोटीन है इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। दैट मीन्स ये जो गोल्डन राइस है ये किसके काम भी आता है, टू इरेडिकेट द ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि उसके लिए विटामिन ए की नीड पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। Which one of the following metal is called the metal of future? इनमें से किस मेटल को बोलते हैं मेटल ऑफ फ्यूचर? टाइटेनियम को बोलते हैं मेटल ऑफ फ्यूचर। अब क्यों बोलते हैं टाइटेनियम को मेटल ऑफ फ्यूचर? क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 1 में यहां पर लिखूंगा, इसका वेट जो होता है वो लाइट होता है। पॉइंट नंबर 2 में यहां पर जो लिखूंगा, दिस इज हार्डेस्ट, हार्डेस्ट होता है, या मैं यहां पर लिखूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये। ठीक, और नंबर 3 में यहां पर लिखूंगा बिकॉज दिस इज द मेटल जो हम यूज करते हैं इन एवरीडे लाइफ। यही एक ऐसा मेटल है जिसको हम मोर एंड मोर यूज करते हैं, मोर एंड मोर यूज्ड, मोर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। तो दैट्स व्हाई हम ये बोलते हैं कि टाइटेनियम को क्या बोलते हैं, मेटल ऑफ फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61। विच इज द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा वाला हार्डेस्ट है? याद रखिएगा, अगर हम हार्डेस्ट एलिमेंट की बात करेंगे, हार्डेस्ट या हार्डेस्ट सबस्टेंस की बात करेंगे एक अर्थ पे, हम बोलते हैं डायमंड है। क्या है? डायमंड है। अब डायमंड क्यों है बेटा, याद रखना, ये जो डायमंड होता है इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हमें एक डायमंड को तोड़ना होगा तो हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी की नीड पड़ती है ताकि हम इन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ पाए। ऑब्वियसली यहां पर आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन? एक ह्यूमन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80 mmHg, 90/140, 120
160 85 बाई 120। याद रखिएगा जो ह्यूमन का ब्लड प्रेशर होता है, जो बीपी होता है, इसको हम मेजर करते हैं एज सिस्टोलिक बाय डायसिस्टोलिक प्रेशर। और जो सिस्टोलिक होता है वो होता है बेटा 120 एंड जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 80 ऑफ mm मर्क्यूरिक Hg। क्लियर है ये बात? अब अगर ये तो है नॉर्मल, अगर इससे ज्यादा होगा, याद रखना, अगर इससे ज्यादा होगा उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, और अगर इससे लेस होगा, अगर इससे कम होगा, उसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। क्लियर है ये बात आपको? तो यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63। when water is heated from 0 डिग्री to 10 डिग्री सेंटीग्रेड its volume will। जब एक वाटर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका वॉल्यूम क्या होगा? यहां पर देखिए वॉल्यूम की अगर हम एक्सप्रेशन देखेंगे, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी। अब हमें वॉल्यूम की बात करनी है। याद रखिएगा जब हम एक वाटर है फॉर एग्जांपल हमारे पास, जब हम 0 डिग्री से 4 डिग्री तक इसको बॉईल करते हैं तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इंक्रीज होती है। अगर हम इसको फिर फर्दर मोर क्या करेंगे, बॉईल करेंगे 4 डिग्री से 10 डिग्री तक, तो इसकी डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज होती है। याद रखिएगा। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज डालेंगे, दैट मींस जब हम इसको 0 से 4 डिग्री तक ले जाएंगे तो वॉल्यूम इसका क्या रहेगा? जब डेंसिटी इंक्रीज होगी दैट मींस वॉल्यूम शुड डिक्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। द स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ द साइंस? स्टडी ऑफ बोन्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ बोन्स। स्टडी ऑफ बोन्स। हमारा यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को, ओरोलॉजी, ओरोलॉजी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ माउंटेन्स। यहां पर मैं लिखूंगा माउंटेन्स की स्टडी को। अगर हम देखेंगे सेरोलॉजी, दिस इज द स्टडी ऑफ सेरम, जब हम सेरम की स्टडी करते हैं। और अगर हम जियोलॉजी की बात करेंगे, स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ की स्टडी को हम बोलते हैं जियोलॉजी। यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? याद रखिएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब याद रखिएगा सोनार का हम यूज कहां पर करते हैं? अगर हमें डेप्थ ऑफ एन ओशन देखनी हो, डेप्थ ऑफ ओशन, वो हम इसी की हेल्प से देखते हैं। या अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ओशन में होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ओशन, डीप ओशंस में होगा, तो हम उसकी लोकेशन किसके हेल्प से पता लगा सकते हैं? सोनार की हेल्प से पता लगा सकते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से पता लगा सकते हैं। ठीक। Next question is question number 66. A liquid consisting of 5 to 30% of acetic acid is known as। एक लिक्विड जिसमें 5 to 30% क्या होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विनेगर बोलते हैं। याद रखिएगा एसिटिक एसिड की फॉर्मूला क्या होती है? CH3COOH। ये भी आप याद रखिएगा। जिस किसी भी सॉल्यूशन में क्या होगा? 5 to 30% ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH होगा, उसको हम बोलते हैं विनेगर। क्लियर? नेक्स्ट इज NaCO इज एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद। NaCO कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये किसके साथ डील करती है? पहली बात, NaCO की फुल फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। नेशनल, यहां पर मैं लिख रहा हूं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको फुल फॉर्म ही पता होगी तो आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। याद रखिएगा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑब्वियसली ये डील करेगी विद कंट्रोलिंग ऑफ एड्स, विद इरेडिकेशन ऑफ एड्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज द विच आर द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर? फायर को बुझाने के लिए हम किस गैस का यूज करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड? नो। हाइड्रोजन क्लोराइड? नो। कार्बन मोनोऑक्साइड? नो। कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर को एक्सटिंग क्यों करता है? याद रखिएगा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये हैवियर देन ऑक्सीजन। अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करेंगे ना बेटा, तो ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा हैवी होती है। एज ए रिजल्ट जब हम इसको फायर पे डालते हैं तो ये कनेक्शन जो होता है, कनेक्शन बिटवीन O2 एंड फायर, जो ऑक्सीजन एंड फायर के इन बिटवीन जो भी कनेक्शन होता है, ये उस कनेक्शन को क्या करती है? डिसकनेक्ट करती है। जब वो कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाएगा ना बेटा, तो उससे क्या होती है? उससे फायर क्या होती है? फायर बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
69 माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी। माइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फंजाई को, एल्गा को, बैक्टीरिया को और वायरस को। याद रखिएगा, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई को जब हम स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम अलगा की बात करेंगे, स्टडी ऑफ अलगा इज नोन एज फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी याद रखिएगा। अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। अगर हम वायरसेस की बात करेंगे उसको हम बोलेंगे वायरोलॉजी। क्लियर है ये सब आपको? तो ये थे यहाँ पर आपके चार के चार क्वेश्चंस बन गए। फंजे का भी बन गया, अलगा का भी बन गया, बैक्टीरिया का भी बन गया एंड वायरस का भी बन गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स हैज नो एंटीजन? इनमें से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है? यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्लड ग्रुप, यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्लड ग्रुप, यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होती है? बेटा अगर हम ए ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, इसमें एंटीजन होगा ए, लेकिन एंटीबॉडी इसमें होगी बी। याद रखिएगा इस बात को। अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन क्या होगी? बी एंटीजन होगा। और अगर हम एंटीबॉडी की बात करेंगे, एंटीबॉडी ए होगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ए बी की बात करूंगा, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, इसमें एंटीजन कौन होगा? एंटीजन ए बी होगा। और अगर हम एंटीबॉडी की बात करेंगे, एंटीबॉडी जीरो होगी, एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, इसमें एंटीजन कोई नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी इसमें ए बी होगी और बी एंटीबॉडी भी होगी। क्लियर है आप सबको? क्लियर है ये बात? तो हमें यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन? इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है? एंटीजन जिसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ओ। Next question is question number 71. Anthophobia is the fear of. Antho is related to flowers. Flowers. Anthophobia means unliking of flowers. तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम पहले ऑप्शन को देखेंगे बॉस, उसको हम बोलेंगे बॉस फोबिया। बॉस फोबिया। अगर हम फियर ऑफ फायर को देखेंगे, फियर ऑफ फायर को हम बोलेंगे पायरोफोबिया। पायरोफोबिया। और इसी तरीके से अगर हम फियर ऑफ डॉग्स को बोलेंगे उसको हम बोलेंगे साइनोफोबिया। साइनोफोबिया। क्लियर है ये बात भी आपको? यहाँ पर भी आपके चार क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो गए। बॉस के फियर को क्या बोलते हैं, फायर के फियर को क्या बोलते हैं, फ्लावर के फियर को क्या बोलते हैं, एंड डॉग्स के फियर को क्या बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। टू द पर्सन विद कलर ब्लाइंडनेस रेड कलर विल अपीयर एज। जब एक पर्सन है जिसके पास कलर ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस मींस जब एक पर्सन ये एबल नहीं करता, जब एक पर्सन एबल नहीं होता टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू कलर्स। मोस्टली हम जब कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं हम बोलते हैं रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर? दैट मींस एक पर्सन को क्या होता है, वो रेड एंड ग्रीन कलर में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा पा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जब एक रेड कलर हम उसको दिखाएंगे तो उसको वो भी ग्रीन ही दिखेगा। क्लियर? उसको वो भी ग्रीन ही दिखेगा। अगर हम उसको ग्रीन दिखाएंगे तो उसको वो भी ग्रीन ही दिखेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स गोइंग टू बी द ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। इन एन एक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटो इज। अगर हम केमिकल्स की बात करेंगे जिनसे हम मॉस्किटोज को रिमूव करते हैं, उनमें क्या होता है? एलिथिन्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। एलिथिन्स एक ऐसा केमिकल है जिसको हम यूज करते हैं एज इंसेक्टिसाइड्स। इनको हम यूज करते हैं एज इंसेक्टिसाइड्स टू किल द सर्टेन इंसेक्ट्स। प्लस इसको हम यहाँ पर यूज करते हैं एज मॉस्किटो रेपेलेंट्स। ठीक है ना बेटा? मॉस्किटोज को ये रिपेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 says okay, question, let me erase first of all this. Okay. Question number 74 says which of the following scientists discovered polio vaccine? इनमें से कौन सा वाला साइंटिस्ट था जिसने पोलियो वैक्सीन को डिस्कस किया? जोन्स साक्ट ऐसा साइंटिस्ट था जिसने पोलियो वैक्सीन को डिस्कस किया। पोलियो माइलेट्स वैक्सीन को क्या किया? डिस्कवर किया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले इसी ने इसको डिस्कवर किया। एंड आफ्टर दैट, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बोलूं, ये जो साइंटिस्ट थे इसने फिर इस वैक्सीन को पहले ट्राई किया खुद पे हिमसेल्फ, एंड आफ्टर दैट अपनी फैमिली पे किया, एंड आफ्टर दैट अपनी फैमिली पे उसको इसने ट्राई किया। क्लियर है ये बात आपको? क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द पाइनियल ग्लैंड सिचुएटेड? पाइनियल ग्लैंड की लोकेशन की बात हो रही है। लोकेशन कहाँ होती है इसकी? हमें पता है जो पाइनियल ग्लैंड होता है ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन के आसपास ये प्रेजेंट होता है। अब इसकी फंक्शन, यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन हम यहाँ पर हम इसकी फंक्शंस को देखेंगे। ये सेक्रेट करता है एक हार्मोन को जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, ठीक है ना? अब ये मेलाटोनिन की फंक्शन क्या होती है? ये मेंटेन करता है डे एंड नाइट साइकिल्स, डे एंड नाइट साइकिल्स इन ह्यूमंस।
जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें डे एंड नाइट साइकिल, यहां हम बोलेंगे स्लीप एंड वेक साइकिल को मेंटेन कौन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन। और मेलाटोनिन को सेक्रेट कौन करता है? पाइनियल ग्लैंड सेक्रेट करता है। पाइनियल ग्लैंड कहां पर होता है? पाइनियल ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्लियर है आप सबको ये? तो इनडायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पाइनियल ग्लैंड होता है इसका इफेक्ट रहता है किस पे? स्लीप एंड वेक साइकिल पे, या हम बोलेंगे डे एंड नाइट साइकिल को मेंटेन करने में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76। इन एन अर्थन पिक्चर द वाटर रिमेन्स कोल्ड है, यहाँ पर कोल्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। ये वाटर अर्थन एक अर्थन पिक्चर है हमारे पास, उसमें हमने वाटर को रखा, वो कोल्ड क्यों रहता है? किस प्रोसेस की हेल्प से? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इवापोरेशन और नन ऑफ दीज। यहाँ पर याद रखिएगा इवापोरेशन की हेल्प से ये रहता है। बिल्कुल सा इजी सा क्वेश्चन था। अगर हम सब्लिमेशन की बात करेंगे, सब्लिमेशन क्या होती है? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब एक गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होगा किसमें? एक सॉलिड में, या मैं यहां पर लिखूंगा एक सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा एक गैसियस फॉर्म में विदाउट कमिंग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? जब एक गैस किस में होता है कन्वर्ट? गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। क्लियर है आप सबको? अगर हम इवापोरेशन की बात करेंगे, जब एक लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? जब एक लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसको हम बोलेंगे इवापोरेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। एन एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ द स्काई एज। एक एस्ट्रोनॉट को स्काई का कलर कैसा दिखता है? ब्लैक दिखेगा ऑब्वियसली। जब एक एस्ट्रोनॉट होता है वो कहां पर होता है? अबो एटमॉस्फेयर, अबो एटमॉस्फेयर। जब वो अबो एटमॉस्फेयर होगी, दैट मींस देयर विल बी नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर विल बी प्रेजेंट देयर। जब वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगी, दैट मींस स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होगी बेटा वो क्या होगी? वो एब्सेंट होगी। जब स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो हमें कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा। कहां पर? स्काई का। क्लियर? नेक्स्ट इज ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ब्रास जो होता है, जो एक अलॉय होती है, पहली बात आप याद रखिएगा ब्रास किसकी अलॉय होती है? ब्रास में यहां पर लिखूंगा ब्रास होती है अलॉय ऑफ कॉपर प्लस जिंक। ये पहला पॉइंट आप याद रखिएगा। अब ये जब इन टच किसके साथ आता है तो ये इसका जो कलर होता है ये डिकलराइज होता है, और वी कैन से इट फेड्स इट्स कलर। इसका कलर जो है वो डिकलराइज होता है, वो चेंज होता है। तो ये किसके साथ कांटेक्ट में आता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कांटेक्ट में आके ये जो Cu प्लस Zn, जब हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कांटेक्ट में आता है, इट फेड्स इट्स कलर, ये कलरलेस बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन। इनमें से किस एसिड के पास ऑक्सीजन नहीं होता है? NO2, नाइट्रिक एसिड HNO3, इस पे तो ऑक्सीजन है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें भी ऑक्सीजन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो ये एक ऐसा एसिड है जिसमें क्या नहीं है प्रेजेंट? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज द हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स हम किसको बोलते हैं? ये बेसिकली बेटा ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं? प्लांट्स को ग्रो करते हैं। प्लांट्स आर ग्रोन, प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं विदाउट सॉइल, विदाउट सॉइल। विदाउट सॉइल हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स का एनरिचमेंट देते हैं, न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन सॉइल हम उस पर यूज नहीं करते हैं। उसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ये एक ऐसी टेक्निक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव रस्ट स्टेन्स ऑन द क्लोथ्स। जब हमारे क्लोथ पे रस्ट स्टेन्स रहते हैं, हम किसकी हेल्प से वो क्या करते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन को हम यूज करते हैं किसके लिए? टू रिमूव द रस्ट स्टेन्स फ्रॉम आवर क्लोथ्स। याद रखिएगा कि जो ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? ये आयरन के साथ ये रिएक्ट करता है और ये बनाता है एक वाटर सॉल्युबल, मैं यहां पर बोलूंगा वाटर सॉल्युबल आयन। ये बनाता है किसके साथ? आयरन के साथ। अब आयरन कहां से आया? बेसिकली जो रस्ट होता है वो होता है FeO, आयरन ऑक्साइड। तो यहां पर जो Fe होता है, यहां पर जो आयरन होता है, उसके साथ ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट करेगा और बनाएगा एक वाटर सॉल्युबल आयन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलेट फेरिक आयन, ऑक्सैलेट फेरिक आयन। क्लियर है आप सबको? ओके बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 82। स्फेरिकल फॉर्म ऑफ द रेन ड्रॉप्स इज ड्यू टू। जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप क्यों होते हैं? वो कुछ इस तरीके से होते हैं रेन ड्रॉप्स, वो क्यों होते हैं? तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगती है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या बोलता है? ये बोलता है एक लिक्विड क्या करता है? ए लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। एक लिक्विड हमेशा कोशिश करता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है एक लिक्विड की,
ताकि वो कवर करे मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया। दैट्स वाई जो ये लिक्विड का जो फ्रंट पार्ट बनता है वो स्फेरिकल इन शेप बनता है। ये है सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज, फ्यूज जो होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज हम अपने सर्किट्स में यूज करते हैं, जो हम अपनी सर्किट्स में यूज करते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे फंक्शन करता है? ऑब्वियसली हीटिंग इफेक्ट पे वो फंक्शन करेगा, हीटिंग इफेक्ट पे वो फंक्शन करेगा। दैट मीन्स जब जब भी करंट ज्यादा आएगी तब क्या होगा? तब हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। जब हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो फ्यूज वायर जो होगी, जो फ्यूज वायर होती है वो ज्यादा हीट अप होती है, और जब वो ज्यादा हीट अप होती है तो वो मेल्ट होती है। जब वो मेल्ट होती है तो सर्किट क्या होता है? डिस्कनेक्ट होता है। जब फ्यूज उतर जाता है तो सर्किट होता है डिस्कनेक्ट। क्लियर? तो यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 सेज साइनबर इज एन ओर और मिनरल ऑफ, साइनबर किसकी ओर है? याद रखिएगा साइनबर ओर होती है किसकी? मरकरी की, जिसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ये बात? ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेड की अगर हम ओर्स को देखेंगे, पीबी जिसको हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेड की कौन सी ओर्स होती है? लेड की ओर होती है गलीना, गलीना होती है पीबी की ओर। अगर हम मैंगनीज की बात करेंगे बेटा, मैंगनीज की ओर कौन सी होती है? या हम अगर मॉलिब्डेनम की ओर कौन सी होती है? मरकरी की ओर कौन सी होती है? तो मरकरी की ओर अगर हम देखेंगे, मरकरी की ओर होती है साइनबर। क्लियर है ये बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85। अ पंजेंट स्मेल इज ऑफन प्रेजेंट नियर द यूरिनल्स इज ड्यू टू द, जो यूरिनल्स होते हैं उनके साथ, उनके नजदीक हमेशा क्या होती है? एक पंजेंट स्मेल होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, क्योंकि वहां पर अमोनिया भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86। द एनर्जी ऑफ द विंड इज, विंड के पास कौन सी एनर्जी होती है? ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल? इलेक्ट्रिकल तो नहीं हो सकती, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। जब एक बॉडी एक पोजीशन में होगी, उसकी वर्च्यू से जो भी एनर्जी होगी एक ऑब्जेक्ट के पास, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। वहीं पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो एक ऑब्जेक्ट पॉजेस करता है बाय वर्च्यू ऑफ, यहां पर मैं लिखूंगा बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, इट्स मोशन। जो विंड होती है वो मोशन में होती है, दैट मींस उसके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 87। पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेंसिलिन को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? यीस्ट, एल्गा, फंजाई और लाइकन। याद रखिएगा हम इसको फंगस से क्या करते हैं? ऑब्टेन करता है। हमें पता है कि पेंसिलिन जो है, पेंसिलिन जो है इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम पेंसिलियम, पेंसिलियम नोटेटम। ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो पेंसिलियम नोटेटम है ये एक फंगस होता है, ये सब हमको पता है, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉक्साइट इज एन ओर, बॉक्साइट किसकी ओर है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर होती है। क्लियर? बॉक्साइट जो होती है ये एल्यूमिनियम की ओर होती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉक्साइट जो होती है एल्यूमिनियम की ओर होती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम की कौन कौन सी ओर होती है? इसके अलावा कोरंडम होती है, कोरंडम होती है किसकी? एल्यूमिनियम की ओर। और इसके अलावा क्रायोलाइट, क्रायोलाइट एक ऐसी ओर है जो किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। इसके बाद आयरन की बात करेंगे बेटा, आयरन की कौन कौन सी ओर होती है? एक तो होती है हेमेटाइट, हेमेटाइट होती है। हेमेटाइट के बाद और एक और होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट के बाद और एक होती है जिसको हम बोलते हैं सेडेराइट। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट ओर्स आपको बोल रहा हूँ। अगर हम कॉपर की बात करेंगे, कॉपर जिसको हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके पास कौन कौन सी ओर होती है? इसके पास होती है क्यूप्राइट, सबको पता है। क्यूप्राइट के बाद इसके पास होती है टेनोराइट, टेनोराइट। और इसके बाद इसके पास होती है मेलाचाइट, मेलाचाइट ओर। क्लियर? क्लियर है ये बात आपको? तो ये ओर्स भी आप क्या करेंगे? याद रखोगे। आयरन की ओर्स भी आप याद रखोगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी बहुत सारी ओर्स होती है, लेकिन ये कुछ जो ऐसी ओर्स है जिनमें से हम मैक्सिमम मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, जो ब्रास होता है ये किसकी अलॉय होती है बेटा? ये होती है कॉपर प्लस जिंक की अलॉय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, कॉपर एंड जिंक, ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90। द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग द फूड फ्रेश इन ए रेफ्रिजरेटर। अगर हम एक रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर दिया गया है जिसको हम बोलते हैं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमें फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो अगर हम इसको सेंटीग्रेड्स में देखेंगे तो 4 डिग्री के आसपास, 4 डिग्री सेंटीग्रेड्स के आसपास ये टेम्परेचर बन जाता है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसको हम सेफेस्ट टेम्परेचर मानते हैं। क्यों मानते हैं सेफेस्ट? बिकॉज ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर
इनहेबिट होती है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर रुक जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा 4 डिग्री और इसके साथ सेंटीग्रेड भी याद रखना। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 91। द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल द वायरसेस इज, वायरसेस में कौन सा वाला कंपोनेंट प्रेजेंट होता है? देखो, एक वायरस जो होता है, वायरस में होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें। ये जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या ये आरएनए होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा या तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा, सब वायरस के पास होगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया गया है डीएनए भी और आरएनए भी, लेकिन हमें पता है ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। डीएनए भी, किसी में डीएनए होगा तो किसी में आरएनए होगा, जिसमें डीएनए नहीं होगा उसमें आरएनए होगा। इसके अलावा और एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन, प्रोटीन लेयर हम जिसको बोलते हैं, जो कवर करता है इसको। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारा है डीएनए या ये आरएनए है, इसके अराउंड एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन कवरिंग, प्रोटीन कवरिंग। और इसका अगर हम नाम बताएंगे, इसका नाम होता है कैप्सिड, ये होता है कैप्सिड। तो प्रोटीन वाला लेयर जो होता है ये सारे के सारे वायरसेस में होगा। अगर या तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा लेकिन प्रोटीन नहीं होगा, फिर हम उसको क्या बोलेंगे? वायरियन बोलेंगे। उसको हम वायरस नहीं बोलेंगे, उसको हम वायरियन बोलेंगे। क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 92। वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड ए पोल्यूटेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होता है ये एक पोल्यूटेंट में क्लासिफाई क्यों किया गया है? याद रखिएगा, ये जो CO है इसकी एफिनिटी होती है, एफिनिटी जो कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है वो होती है ग्रेटर देन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के से ज्यादा। दैट मीन्स जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है ये रिएक्ट करता है किसके साथ? रिएक्ट्स विद HB, हीमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्ट करेगा। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। उससे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन सप्लाई जो होगी वो रिड्यूस होगी। ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी? ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस होगी। क्लियर है ये बात आपको? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद, नो ये तो नहीं आएगा, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, इट रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है। दैट्स व्हाई जो ऑक्सीजन है वो फिर रिएक्ट नहीं कर पाता। जब ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाता तो बॉडी में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 93। ब्लड एंटर द किडनी थ्रू द, ब्लड जो होता है जो एंटर किडनी में होता है वो किसकी हेल्प से होता है? रेनल आर्टरी की हेल्प से ब्लड एंटर करता है किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94। हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट को किसने कैलकुलेट किया, किसने मेजर किया? याद रखिएगा, रोमर एक ऐसा अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट को क्या किया? कैलकुलेट किया, या हम बोल सकते हैं मेजर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95। Which one of the following forces combine together to keep the planets in their respective orbits? इनमें से कौन से दो फोर्सेस ऐसे हैं जो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और प्लैनेट्स को वो क्या करते हैं? उनके ऑर्बिट्स में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन, एंड ये एक ऑर्बिट है एक प्लेनेट का, ये दूसरे ऑर्बिट है दूसरे प्लेनेट का। ये जो सन और वो प्लेनेट है इसका भी मास होता है और इसका भी मास होता है। जब इन दोनों का मास होता है दैट मीन्स इनके इन बिटवीन एक फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, जब फोर्स एक्ट करता है तो उससे प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेशन। इन द सिमिलर वे जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है तो इससे प्रोड्यूस होती है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो अगर हम उसकी डायरेक्शन देखेंगे, अगर हम उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर, वो होती है टुवर्ड्स द सेंटर। दैट मींस यहाँ पर अगर हम उसकी डायरेक्शन देखेंगे तो वो होगी टुवर्ड्स द सन। तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा ग्रेविटेशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 96। मैग्नद साहा is known for his contribution in which of the following fields? ये जो मैग्नद साहा है इसने किस वाले फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया? मेडिकल साइंस, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस और हिस्ट्री। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका कंट्रीब्यूशन रहा टुवर्ड्स द फिजिक्स। अब फिजिक्स में इसका कौन सा कंट्रीब्यूशन रहा? बेसिकली ये एक ऐसा पर्सन था जिसने पहले क्या दिया? थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन। यहाँ पर मैं लिखूंगा थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन। थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन सबसे पहले किसने दी? सबसे पहले ये दी साहा ने, जिसको हम बोलते हैं मैग्नद साहा ने दी। ठीक है ना? तो इसका कंट्रीब्यूशन रहा है फिजिक्स की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट इज, सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? यहाँ पर मैं आपके लिए लिख दूं, अगर हम सीमेंट की बात करेंगे बेटा तो सीमेंट में केमिकली क्या होता है? इसमें लाइम होता है प्रेजेंट, लाइम होता है प्रेजेंट। इसके अलावा इसमें एल्यूमिना प्रेजेंट होता है, एल्यूमिना प्रेजेंट होता है। एंड इसके अलावा इसमें हम बोलेंगे आयरन ऑक्साइड्स, आयरन
ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लाइम की बात करेंगे तो लाइम इसमें होता है 35 to 40%, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अलुमिना की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है 40 से लेके 50% के दरमियान, इन बिटवीन दिस रेंज। क्लियर? क्लियर है आप सबको? और अगर हम आयरन ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो ये अबाउट 15% के करीब होता है। क्लियर? और इसके अलावा इसमें और एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम भी इसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर? अगर हम यहाँ पर हमारे ऑप्शंस को देखेंगे, क्ले का मैंने अभी जिक्र नहीं किया है तो क्ले तो नहीं होगा, यहाँ पर भी क्ले नहीं होगा, यहाँ पर भी क्ले नहीं होगा। लाइमस्टोन एंड जिप्सम, सो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा मोर एप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेबोमियन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन, मेबोमियन ग्लैंड्स कहाँ पर होते हैं? आई में होते हैं। अगर हम इनकी लोकेशन देखेंगे तो आई लिड्स में होते हैं बेसिकली। अब इनका काम क्या होता है? दे सेक्रेट लिपिड्स, से लिपिड्स को सेक्रेट करते हैं, और उन लिपिड्स का काम क्या होता है? दे फॉर्म द सुपरफिशियल और वी कैन से द आउटर लेयर ऑफ टीयर्स, आउटर लेयर ऑफ टीयर्स। जब ये उनका आउटर लेयर फॉर्म करते हैं दैट मीन्स उनमें इवापोरेशन बिल्कुल भी नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 99। द लेटेक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड कमर्शियली, इनमें से किस वाले प्लांट का लेटेक्स हम यूज करते हैं? पपैया, सियालकंटा प्लांट, रबर प्लांट और बनियान प्लांट। याद रखिएगा रबर प्लांट का हम लेटेक्स यूज करते हैं। इसके अलावा और एक बात याद रखिएगा, ये जो रबर होता है ना, रबर, अगर हम रबर की बात करेंगे जो आज एग्जिस्ट करता है, उसमें जो 90% होता है ना, 90% इन्हीं रबर लेटेक्स से बना होता है, जिनको हम बोलते हैं ब्राजीलियन रबर प्लांट्स के लेटेक्स से हम वो हासिल करते हैं 90% ऑफ द टोटल रबर जो हमारे पास प्रेजेंट है प्रेजेंटली। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100। हु इन्वेंटेड डायनेमो, डायनेमो को किसने इन्वेंट किया फॉर द फर्स्ट टाइम? माइकल फैराडे एक ऐसे फिजिस्ट थे जिसने इलेक्ट्रिकल डायनेमो को पहले क्या किया? पहले मैन्युफैक्चर किया, और वी कैन से पहले इसने इनको इन्वेंट किया। अब डायनेमो क्या होता है? आप सबको पता होगा डायनेमो किसको हम बोलते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसी मशीन है जो रोटेशनल, यहाँ पर मैं लिखूंगा रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये भी आप याद रखिएगा, डायनेमो का काम यही होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, इनमें से कौन सा वाला गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए होता है? देखिए, अगर हम फिश ऑयल की बात करेंगे, पहले हम देखेंगे फिश ऑयल। फिश ऑयल में क्या होता है? विटामिन ए होते हैं एंड इसके साथ साथ विटामिन डी भी होते हैं। क्लियर? ये हमने अपने सेशन में डिस्कस किया इलाबोरेटली। इसके बाद आता है शुगर। शुगर क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ, और वी कैन से इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये खुद एक फॉर्म होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। आफ्टर दैट इज बनाना। अगर हम बनाना की बात करेंगे, बनाना में क्या होता है प्रेजेंट? बनाना में होते हैं पोटेशियम होता है, पोटेशियम जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके साथ साथ इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और यहाँ पर रहा हमारा कोकोनट ऑयल। याद रखिएगा जो कोकोनट ऑयल होता है ये 100% क्या होता है? फैट होता है, सिर्फ फैट होता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही ऐसा कंपोनेंट है, एक ही ऐसा फूड है यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में जिसमें हमने देखा कि विटामिन ए को हम पा सकते हैं, वो है फिश ऑयल। ठीक? तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज ओके, सो विद दिस लेट्स एंड टुडेज सेशन ओवर हियर। आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम अभी हमें और एक सेशन बनाना है। तो विद दिस आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।